एक बंधा हुआ है, लेकिन रसिया हजारों टुकड़ों में बट गया। और संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सौंपते हुए कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा साबित होगा, और अगर लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान गलत साबित होगा। और अपने ग्रंथ संविधान को नमन करते हुए दोस्तों, आज इस संविधान दिवस का आयोजन आदरणीय केपी चौधरी जी साहब ने फेडरेशन की ओर से किया है। एक अच्छी परिपाटी है, क्योंकि इस संविधान दिवस का शुरुआत 2015 में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद के अंदर 2 दिन के लिए बहस कराई थी संविधान के ऊपर। और इस संविधान के तहत रहते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो संसद की ड्योढ़ियों पर सर रखते हुए कहा था कि अगर आज मैं देश का प्रधानमंत्री हूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत हूं। दोस्तों, भारत का संविधान जो इतना खूबसूरत संविधान कि इस देश में तमाम जातियां, तमाम धर्म और हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती हो, इस देश का संविधान है कि जो इस देश को अखंड रखे हुए, एक रखे हुए है। आपने देखा होगा जिस समय हमारे देश का संविधान बन रहा था उस समय रसिया का भी संविधान बन रहा था। आपने देखा भारत एक बंधा हुआ है, लेकिन रसिया हजारों टुकड़ों में बट गया। और संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सौंपते हुए कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा साबित होगा, और अगर लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान गलत साबित होगा। तो मैं इसी श्रृंखला में ये कहना चाहूंगा दोस्तों, माननीय केपी चौधरी ने 1997 की बात उठाई। इस देश में फेडरेशन का गठन हुआ और जो आरक्षण विरोधी ज्ञापन हमारे खिलाफ जारी हुए थे अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ, वो आरक्षण ज्ञापन वापस कराए गए। और वापस होने के बाद बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो पदोन्नति में आरक्षण मिलना था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एम नागराज के केस में जाकर के चैलेंज हुआ। मैं कहना चाहूंगा माननीय चेयरमैन जो अनुसूचित जाति आयोग के बैठे हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूचित जाति जनजाति को जो अधिकार मिले हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार आपके पास है। इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और फिर उसके बाद में यरवदा जेल में जाकर के जो समझौता किया महात्मा गांधी के बीच में, जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिलवाया था, उस रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण जो लंबित पड़ा हुआ है उसमें डिपार्टमेंट वाइज तो वकील बहुत खड़े हो रहे हैं। डिपार्टमेंट के लाखों रुपए खर्च होते हैं, कमीशन की तरफ से एक बड़े से बड़ा वकील खड़ा किया जाए, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तो खड़े होते हैं। दोस्तों, मेरी ये चौधरी साहब के मार्फत चेयरमैन साहब से अनुरोध है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आयोग की जिम्मेदारी हमारे चेयरमैन साहब बखूबी निभा रहे हैं। मैंने देखा है कि सुबह जब पहुंचते हैं हियरिंग में तो रात को 8-8 बजे तक हियरिंग करते रहते हैं। पारदी जी भी जहां भी जाते हैं अच्छा प्रभाव इनका प्रशासन के ऊपर भी पड़ता है। कमीशन में हियर करते हैं तो बहुत देर तक हियरिंग करते रहते हैं। और मैडम को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है लखनऊ के अंदर कि हमारी रेलवे में डीआरएम को इस तरीके से लताड़ा और उन्होंने कहा डीआरएम साहब इस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं है, मंगाइए, मैं अभी लगाऊंगी, और इसी समय लगाई गई। इन्होंने यह भी आदेश किया कि इस प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित
होगी, मैं उसका उद्घाटन 6 दिसंबर को करूंगी। जब डीआरएम ने आनाकानी की और डीआरएम ने कहा कि मैडम ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं, आप प्रतिमा लगा दीजिए, उद्घाटन करा दीजिए, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा काम कर रही है हमारी अंजू बाला जी। दोस्तों, मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, माननीय चौधरी जी, जिस तरीके से आपने फेडरेशन को फिर एकजुट किया है और जिस तरीके से आपने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई भी आंदोलन अगर 1997 की तरह से होगा तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का एक एक कर्मचारी आपसे कंधे से कंधा मिला करके काम करेगा। मेरा कमीशन से अनुरोध है, माननीय सापला साहब, सभी सदस्य भी रहते हैं, हमारे वाइस चेयरमैन भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रेल के अंदर, कि रेलवे में 48 डिवीजन है, 24 रेलवे है, 12 प्रोडक्शन यूनिट है, उनका रिव्यू होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आपने रेलवे वाइस चेयरमैन साहब को दे रही है, बहुत बढ़िया जिम्मेदारी है, उनका अच्छी तरीके से निभा कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी आम सदस्य को दे दी जाए, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, कि जिस स्टेट में जो डिवीजन पड़ता है उनका रिव्यू करने का अधिकार भी उनको दे दिया जाए, तो रेल की समस्या मैं समझता हूं जीरो हो जाएंगी, बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे माननीय अतिथिगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं चौधरी साहब को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आपने मुझसे कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूंगा और ईमानदारी से आपके साथ इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के एक एक सदस्य को आपके साथ जोड़ने का काम करूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कि हम सब लोगों को आपस में जुड़ कर रहना है, और जो SC/ST रोस्टर है उसमें काफी बेईमानी हुई है कि जैसे रोस्टर पहले हमारा, यदि हम जाएं 40 पॉइंट रोस्टर पे जो 89 में था, और सर इसमें मैं एक अनुरोध आपसे ये करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से SC/ST ब्रोचर एक बनता था जो 1993 तक बना, इसके बाद में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापना बंद ही कर दिया। तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो ब्रोचर जो बनाया जाए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनता है, क्योंकि जो कुछ लेखक जो छाप रहे हैं उसमें कई जगह मैंने नोट किया है कि हमारे जो काम के हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें OM है, वो कई बार मिस हो जाते हैं। रोस्टर पॉइंट में सर आपने एक शुरुआत करी थी कि सभी डिपार्टमेंट्स को आपने डायरेक्शन दी थी कि आप अपने यहाँ पे एक मैकेनिज्म तैयार करिए, उसमें काफी लोगों ने, काफी डिपार्टमेंट ने करी है, लेकिन काफी लोगों ने नहीं किया है डिपार्टमेंट ने, उसको हमें करवाना पड़ेगा। और ये सिर्फ हमारे SC कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है जो हम सर्विस कर रहे हैं, हमें इस चीज को बारीकी से देखना चाहिए। 45 डेज का मैं भी, इवन जो 45 डेज में भी अपॉइंटमेंट होता है उससे ज्यादा, एक्सेप्ट द इमरजेंसी, उसको छोड़ के भी हमारा रिजर्वेशन है उसके अंदर, उसमें भी हमें जागरूक रहना चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो हमारे दूसरे तरह के रिक्रूटमेंट है, सर इसमें मैं आपके माध्यम से आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो SC/ST जो हमारा रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और सर ये जो जैसे भी अभी सब आपके सामने डिमांड आ भी चुकी है, इसमें मैं ये कहूंगा कि यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन हमको बताता है, उस डेफिनेशन के अंदर जो भी एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एजेंसी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी यदि वो स्टेट के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन लागू है अंडर आर्टिकल डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, अंडर आर्टिकल 12 के अंदर। तो ये सब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी चीजों को ध्यान से पढ़ें, और उसमें हमारे साथी कई सारे वकील भी होंगे, शायद वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सबसे पहले हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए। जितने OM हैं, जितने सर्कुलर हैं, जितनी कमियां हैं, उन सबको एक कमियों को आपस में डिस्कस करके उन कमियों का निष्कर्ष निकाल के, उन कमियों का समाधान निकाल के हमें आयोग के नोटिस में लाना चाहिए। तभी आयोग, क्योंकि आयोग के साथ में ही मिलकर काम करेंगे तभी आयोग बहुत अच्छा काम कर पाएगा। वैसे हमारे अध्यक्ष साहब बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हमारे सपोर्टिंग है, हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सर्विस मैटर्स पे फिर दोबारा से डिटेल में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन वो हमें रेगुलर वे में मीटिंग करते रहना चाहिए।
कमीशन के साथ में, और सर समय दे देते हैं। ये कभी हमारी तरफ से रहती है, यदि हम सर का समय नहीं मांगते हैं, उनसे मिलते नहीं है, हमें डिपार्टमेंट वाइज आपस में मिलजुल कर मीटिंग बना के, मेमोरेंडम बना के जो भी प्रॉब्लम है उनको टेकअप करें और मिलते रहें, बातचीत करते रहें, तभी समाधान होगा, तभी हमारे संविधान का जो असली जो इम्प्लीमेंटेशन है तभी वो हो पाएगा। आप सबका धन्यवाद।